नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट का। और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम PYQ से ही शुरुआत करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि PYQ में लगभग हर एक साल 2 क्वेश्चन तो जरूर आए हैं मेंस में। और इससे ये भी पता चलेगा कि भाई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं, क्या डायमेंशंस कवर किया जाता है, और हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे अगर इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन से डायमेंशन पर पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसीलिए तो PYQ का रेलेवेंस होता है। और जब तक आपने PYQ नहीं देखा है, PYQ एनालाइज नहीं किया है, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो अधूरा है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जो टॉपिक की शुरुआत होती है वो PYQ से ही होती है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आप फिर आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ ये टॉपिक करने हैं, इतने डायमेंशंस कवर करने हैं, ये इश्यू कवर करनी है। तो इससे आपका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाता है किसी पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो हम शुरुआत वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक में जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के। आपको पता होगा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखा है। कौन कौन से इश्यूज हो गए, थोड़ा रिकॉल करिए पॉज करके। प्लास्टिक वेस्ट का इश्यू हमने देखा, ओके। उसके साथ साथ हमने क्या देखा, लैंड डिग्रेडेशन, ये भी देखा है। एयर पॉल्यूशन का मुद्दा देखा, मेराइन पॉल्यूशन का मुद्दा देखा। तो इतने डायमेंशंस कवर किए, साथ के साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट का भी मुद्दा हमने देखा है। तो ये सब डायमेंशंस हमने कवर किया, लेकिन इनके हमने कंसेप्चुअल पार्ट में ही गए थे। क्या एफर्ट किया जा रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनके डायमेंशन में हम नहीं गए थे। तो भाई जब आप आंसर अप्रोच करोगे तो आधा अधूरा तो आंसर नहीं लिखेंगे। आप ये देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है, उसको समझाया आपने, फिर साथ के साथ किसी भी इश्यूज के बारे में आप सॉल्यूशन तो सजेस्ट करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं। तो समस्याएं तो भरी पड़ी हैं, समाधान की कमी है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की कमी है। तो आप वो इनोवेटिव सॉल्यूशन तभी ला सकते हैं जब आपके पास डायमेंशंस एंड मल्टी डायमेंशनल थॉट्स हों। अगर वो नहीं है तो फिर आप पॉलिसी में कंप्रोमाइज कर बैठेंगे। क्या आप इस पॉइंट को लिंक कर पा रहे हैं? इसीलिए प्रॉपर डायमेंशंस को कवर करना जरूरी है किसी भी टॉपिक को लेकर। और इन्वायरमेंट में तो सबसे खास बात ये होती है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक दूसरे के लिंक्ड होते हैं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, बैठे नहीं रहना है। जैसे ओजोन की एक समस्या आई थी, तो ओजोन के समस्या का समाधान के लिए क्या किया गया था, कन्वेंशन बनाया गया था, वियना कन्वेंशन। उसी प्रकार से प्लास्टिक की समस्या आ रही है, उसके लिए क्या समस्या का समाधान है भाई, रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, 4R कंसेप्ट लाया जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की दुनिया में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन यहाँ पर इंटरलिंक्ड है। प्रॉब्लम का पता है तभी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ओके। तो हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। लेक्चर की शुरुआत करेंगे, आप चिंता ना करें। सबसे पहले हम PYQ को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। PYQ का रेलेवेंस बहुत ही ज्यादा होता है और ये टॉपिक में तो और भी ज्यादा है। और आपको पता इस बात से चलेगा जब आप PYQ के भरे भरे क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम आते हैं PYQ की तरफ। ये जो स्क्रीन में लाल ब्लू कलर से दिख रहा है आपका, ये और कुछ नहीं बल्कि PYQ ही है। और PYQ में एक ट्रेंड आप देखिए, 2022 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, 2021 में पूछा गया, 2020, 2019, मतलब ऑन एवरेज पर ईयर 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो आप ये देख लीजिए कि 2020 में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर आप देख लीजिए 2021 में, 2022 में। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। क्या कंक्लूड करते हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एनवायरमेंटल सेक्शन। उसके बाद
PYQ में यहाँ पर हम आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर्स तो डिस्कस हो ही जाएंगे जब हम टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम डायमेंशंस खोलेंगे कि किस किस डायमेंशन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने डेप्थ में गया है यूपीएससी, और प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि और किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या हो। ये एक डायमेंशन है ग्लोबल वार्मिंग और उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पर। उसके बाद देखिए अनदर डायमेंशन जो पूछा गया है कि भाई क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और उसके बाद एक जो आपका एग्रीमेंट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, उसको ध्यान में रख के क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पर, ये तो एक डायमेंशन हुआ। कल को यूपीएससी ग्लोबल वार्मिंग और उसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर पूछा जा सकता है। कल को ग्लोबल वार्मिंग और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ पर पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको डायमेंशन समझने होंगे, तब जाके आपका सोचने का क्षमता विकसित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हम कंसेप्ट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लिंकेजेस करने की, आंसर जनरेट करने की, वो नहीं हो पाती है। वो इसीलिए क्योंकि आप डायमेंशंस नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, जैसे पानी का गिलास है, तो भाई एक जगह आपने होल किया तो एक ही जगह से इंफॉर्मेशन निकलेगा, मतलब एक ही पॉइंट से वो पानी निकलेगा। लेकिन आपने विभिन्न लोकेशन पर होल्ड कर दिया, तो जब आप पानी डालेंगे तो विभिन्न जगहों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपका जो ग्लास है वो ब्रेन है, और आपने जो इंफॉर्मेशन पुट किया है वो आपका ग्लास के अंदर वाटर है। अब उसको निकालना है विभिन्न डायरेक्शन में, तो डायमेंशंस खोलने पड़ेंगे, और फिर आपको कंसेप्ट को लिंक करना है इन्वायरमेंट का साइंस से इकोनॉमी का, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अब आप सोचिए थोड़ा सा कि कैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी लिंक है। भाई अगर इन्वायरमेंट सुरक्षित है तो एग्रीकल्चरल सुरक्षित होगा, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि भाई हेल्थ डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और हेल्थ सही है तो वेल्थ सही होगा, वेल्थ सही है इकोनॉमी सही होगा। सो ऐसे करके आपको लिंक करके टू द पॉइंट आंसर लिखने आना चाहिए। ओके, सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन के डायमेंशन को, और आपको काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं सुनते सुनते, टहलते टहलते, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और शेयर करिए बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ बिना हिचकिचाहट के। खुलकर शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके फ्रेंड भी बेनिफिट होंगे, और हमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए कार्य करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आप डायमेंशन सोचेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 differs from the existing environment impact assessment notification 2006। तो बेसिकली 2020 में ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए जा रहे थे, तो इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में ये था। और ईआई का कंसेप्ट जो है ना 2006 में आया था, तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, और इससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि इन्वायरमेंटल सेक्टर में बहुत सारे लेजिस्लेशन है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, और इसमें अभी हाल फिलहाल में अमेंड किए गए हैं। तो अगर कोई न्यूज में या मैगजीन में आपको इसकी चर्चा मिल जाती है ना,
अपडेटेड प्रोविजंस की चर्चा मिल जाती है, तो आप इस टॉपिक को कवर करेंगे कि भाई क्या कुछ नया चेंजेस लाया जा रहा है। ओके, अब इसके डायमेंशन को खोलते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि भाई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट वो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, उसी का तो असेसमेंट करते हैं। और अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो भाई ज्यादा इनिशिएटिव्स उस प्रोजेक्ट को लिए जाएंगे फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। और उसके स्टेजेज होते हैं, EIA करने के लिए वेरियस स्टेजेज होते हैं जिसको हम की स्टेजेस कहते हैं। और एक क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है कि भाई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए क्या की स्टेजेज हैं। एक डायमेंशन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है फर्दर कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में EIA का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि EIA क्या करता है, इन्वायरमेंटल पर इम्पैक्ट जो होगा उसको मॉनिटर करेगा, उसको जज करेगा कि भाई अगर यहाँ डिफोरेस्टेशन करेंगे तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन आ जाएंगे, और फिर हो सकता है यहाँ के जो लोकल हैबिटेट है, फ्लोरा और फौना के, वो डिस्ट्रक्ट हो जाए। तो बहुत सारे असेसमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट करेंगे, कुछ बातें पता चलेंगी और फिर सुधार करने के लिए हम रास्ता निकालेंगे, इसलिए EIA किया जाता है। ठीक है, तो एक ये डायमेंशन हो गया। उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार से जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको मजबूत किया जा सकता है विद द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी लाइक GPS एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो आप देखेंगे कि इसके माध्यम से हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रिमोट से रिमोट एरिया में कर सकते हैं, है ना। तो हमने टेक्नोलॉजी को लिंक किया, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और EIA को लिंक किया, तो ऐसे करके UPSC घुसती है क्वेश्चन में। और हाँ, एथिक्स के केस स्टडी में लेट से कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर केस स्टडी है, तो EIA का मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पर आप एक सॉल्यूशन के रूप में लिख सकते हैं कि भाई पहले हम EIA करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट डाल रहा है इन्वायरमेंट पर, और फिर बेस्ड ऑन द थ्रेट, बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ थ्रेट, हम कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आपके एसए के पेपर में, आपका एथिक्स का पेपर में, आपके GS के पेपर में विभिन्न तरीके से EIA टॉपिक मदद करेगा। हालांकि ये जो EIA टॉपिक है इसके लिए सेपरेट चैप्टर है इस मैगजीन में, तो हम उसको डिटेल से चर्चा करेंगे। बताने का मकसद यही था कि आप EIA को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलेंगे। और आप देखिए कि 2014 में भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज बीइंग क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स का विच आर लोकेटेड एट पिट हेड्स। पिट हेड्स उस लोकेशन को कहते हैं जहां पर जो माइनिंग की जाती है ना कोल की, उस लोकेशन को पिट हेड कहते हैं। और उसी के आसपास आपका अगर थर्मल पावर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से डायमेंशंस को इन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक के पास लेके गए हैं। तो यही तो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन बढ़ाने का मकसद ये हुआ कि भाई डायमेंशंस को एक नया ऐड कर दो, उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जरूर सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। हमने तो प्रॉपर डायमेंशन आपको बताया है, एक दो डायमेंशन आप और सोचेंगे तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक के प्रति। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है NCAP के ऊपर है, विच वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो की फीचर्स पर क्वेश्चन पूछा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एयर पोल्यूशन जो आपके
सिटीज में हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस सोर्सेस। तो उसको डील करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था और इसके अंतर्गत कुछ की टारगेट्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको पूरा करना था ताकि एयर पोल्यूशन की जो समस्या है अर्बन एरियाज में, नॉन अटेनमेंट सिटीज में, मिलियन प्लस सिटीज में, उसको कम और खत्म किया जाए। तो की फीचर्स पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप समझिए कि इसके और क्या क्या डायमेंशन बन सकते हैं। तो एक तो की फीचर्स पर पूछ लिया गया, दूसरा हो सकता है कि भाई आपको मिक्स कर दे कि इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को आप इवेलुएट करिए। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन से क्या फायदे हुए हैं, और ये फायदे आपको मिलते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकालती है, पॉल्यूशन रिलेटेड डाटा निकालती है, तो वहां से आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा जो कि मैगजीन में कवर किए जाते हैं। और हम तो विजन आईएएस का मैगजीन कवर करवा ही रहे हैं, तो उसकी भी आप चिंता ना करें। ओके, तो एक दूसरा डायमेंशन ये हो गया। अब तीसरा डायमेंशन क्या हो सकता है कि भाई आप सजेशन दीजिए किसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को लिंक कर सकते हैं मॉनिटरिंग को और इनहांस करने के लिए, जैसा किया जा रहा है। इसरो के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। विभिन्न प्राइवेट एजेंसी जो इसरो के लिए काम करती है उनके साथ भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर सैटेलाइट पर काम करे जो एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग को और अच्छे से करे। ओके, एक तो हमने टेक्नोलॉजी का फैक्टर दे दिया। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि भाई लोकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अवेयरनेस जनरेशन, ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स है लेकिन यूज कर सकते हैं। और फिर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। ओके, जैसे एक इश्यू क्या आ जाएगा इसमें कि भाई बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं है, तो ये आपके चैलेंजेस में आ गए कि एक बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, इतने ज़्यादा सिटीज की संख्या है और टैकल करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं मिल पाती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहता है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, उनको भी पावर ज़्यादा नहीं दी गई है, फाइनेंशियल पावर आप कह लीजिए, कि वो इन समस्याओं को काफ़ी डेप्थ में जाकर टैकल करे। ओके, तो ये कुछ आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो हमने डायमेंशन क्या देखा, एक तो ये कि इसमें सिर्फ की फीचर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ की फीचर्स पर नहीं, आपको अन्य डायमेंशंस भी सोचना है कि भाई वे फॉरवर्ड क्या होगा, कुछ क्रिएटिव सजेशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेज आ रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए फिर एक और क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया, साइलेंट फीचर ऑफ जल शक्ति अभियान which was launched by Government of India for water conservation and water security। ये काफी ज्यादा चर्चा में रही थी जल शक्ति अभियान, और इसके मकसद से वही है कि घरों तक पानी पहुंचे, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। और इसका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव था। एक तो ये है कि भाई वाटर कंजर्वेशन किया जाए, कैसे कि नल से घर तक जल जब पहुंचेगा पाइप वाटर के माध्यम से, तो वाटर की बर्बादी नहीं होगी। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस थे। तो यहाँ पर भी साइलेंट फीचर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके भी डायमेंशंस क्वेश्चन 2 के तरह आप ओपन कर सकते हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन का क्या इश्यू आ रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरीज इन इंडिया। हाउ इज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पर क्या टॉपिक आ गया आपका, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आ गया। और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी कैसे वेरी करती है, थोड़ा सा हम आपको लिंक करते हैं। आपको पता है कि भारत में जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। कहीं पर आपको डेजर्ट रिलेटेड क्लाइमेट टाइप मिल जाते हैं, कहीं पर आपको इक्वेटोरियल रेनफॉल जैसा क्लाइमेट मिल जाता है, जैसे केरला के कोस्ट की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका मेघालय के आसपास का रीजन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोस्टल क्लाइमेट भी मिल जाता है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि
सेमी एरिड एरिड रीजन का भी आपको क्लाइमेट मिल जाता है, डेक्कन प्लेटू या फिर सेंट्रल इंडिया के रीजन में। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक वेरिएशन एट द रीजनल लेवल बायोडाइवर्सिटी में वेरिएशन है, और ये क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पर एक अच्छा इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि भाई मैप बना के आप डिफरेंट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप डेजर्ट इकोसिस्टम को दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम को दिखा सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो हिमालयन इकोसिस्टम है जो कि डोमिनेटली कोल्ड वेदर सिस्टम है उसको दिखा सकते हैं। फिर कोस्टल इकोसिस्टम को दिखा सकते हैं, मेराइन इकोसिस्टम को आप दिखा सकते हैं, इकोटोन को आप दिखा सकते हैं। इकोटोन मतलब ट्रांजिशन एरिया बिटवीन ट्रू लैंड एंड ट्रू वाटर, जहाँ पर आपको सुंदरवन मिलता है, मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैप आप बना कर दिखा देंगे। उसके बाद ये देखेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे वेरी करता है। तो एक तो एल्टीट्यूड के लेवल पर आप देखेंगे कि भाई हिमालयन रीजन है, वहां पर क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है ड्यू टू चेंज इन द वेदर। क्लाइमेट ठंडा होने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप फुट हिल्स पर रहेंगे तो वहां पर आपको प्लेन एरियाज का क्लाइमेट मिलेगा। फिर ऊपर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे या फिर उत्तराखंड जाएंगे तो वहां पर आपको ठंडा क्लाइमेट मिलेगा। कश्मीर जाएंगे वहां पर आपको ग्लेशियर और काफी ठंड क्लाइमेट मिलेगा। तो उस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी भी अलग अलग हो जाती है। जैसे हिमालयन रीजन में आपको स्नो लेपर्ड मिल जाते हैं, ठीक है, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिल जाते हैं। तो ये सब क्या दिख रहा है, ये तो सिर्फ हिमालयन रीजन में आपको इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी दिख रही है। उसके बाद छोड़िए, ये आप आ जाइए इकोटोन रीजन में, मैंग्रोव जहां पर मिलता है, सुंदरबन इलाका वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वहां पर आपको मैंग्रोव्स मिल जाते हैं इकोटोन। तो ये भी आपके बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। उसके बाद कोस्टल रीजन की तरफ आ जाइए, तो कोस्टल रीजन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका विभिन्न मेराइन स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आप सेमी एरिड सेंट्रल हाईलैंड रीजन में आ जाएंगे तो वहां पर आपको डिसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। उस हिसाब से आपको वहां पर फौना मिलता है, टाइगर्स मिलते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप लिंक करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया। डायग्राम अगर आप ड्रॉ करके आते हैं तो सबसे बेस्ट यही होगा। ठीक है, तो हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया एंड हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कैसे हेल्पफुल है, तो भाई बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको रिसेंटली अमेंडमेंट भी किया गया था। ठीक है, तो आप लिंक कर सकते हैं इसको कि भाई अगर कुछ अमेंडमेंट किया गया तो क्वेश्चन 1 टाइप का क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है कि भाई क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या अलग है, क्या न्यू प्रोविजंस है, और कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में ये मदद करता है। तो आप देखेंगे कि भाई जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है इसमें आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आते हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आता है, उसके बाद लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जाते हैं जहां पर लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलजुल कर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, आप कम्युनिटी रिजर्व का एग्जांपल दे सकते हैं। हालांकि कम्युनिटी रिजर्व ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं कि भाई कॉपरेट करके लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। और अगर कुछ न्यूज़पेपर में ऐसे इवेंट्स या केस स्टडी या एग्जाम्पल आते हैं तो आप जरूर मेंशन करेंगे, इसलिए तो मैगजीन पढ़ा जाता है, अपडेट किए जाते हैं जानकारी को। ओके, तो ये हो गया। और फिर आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी तो हमने बताया है आपको। फिर एक आता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो कि आपका इसी एक्ट के माध्यम से डिक्लेयर किया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से वो जगह काफ़ी बायोडाइवर्स है, तो उसको कंजर्व करो, उसको सस्टेनेबल यूज करो। ठीक है, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना रहे
और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहे, और भी बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, ये आप समझिए। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया, इसके डायमेंशंस को आप खोलेंगे कि भाई इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या चैलेंजेस है, और रिसेंट में जो अमेंडमेंट किया गया है तो वो अमेंडमेंट क्या है, और फर्दर सजेशन आप दे सकते हैं कि क्या किया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए। और इन सब एक्ट में एक सबसे बड़ा इश्यू रहता है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। एक्ट ले आया गया है, प्रोविजंस डाल दिया गया है, अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की इश्यू आ जाती है, कोऑर्डिनेशन की इश्यू आ जाती है बिटवीन स्टेट एंड द नेशनल लेवल अथॉरिटी, जिस कारण प्रोग्राम अटक जाता है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिंक करिए, आपको मजा आएगा आंसर लिखने में भी, आंसर को डिकोड करने में भी। सो एक ये क्वेश्चन हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कि आपको वेरियस क्वेश्चन से अवगत करा देना, और लेक्चर शुरू करने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आपको विभिन्न डायमेंशन के बारे में पता हो, ताकि आप उन दिशाओं में सोच सके, उन दिशाओं में अपने कंसेप्ट को लिंक कर सके। अदरवाइज हम पढ़ा तो देंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा लेक्चर, लेकिन क्या फायदा जब आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे, कंसेप्ट लिंक ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा अप्रोच मल्टी डायमेंशनल है। फर्स्ट की आपको सोचने की क्षमता विकसित कर देनी है, और दूसरी जब क्षमता आ गई तो फिर आपको हमारी जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद से आंसर क्रिएट करने लगेंगे, इवेलुएट भी करने लगेंगे, नो डाउट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आप देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम के ऊपर, नमामि गंगे एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम and causes of mixed results from the previous schemes. What quantum leaps can help preserve the river Ganga better than incremental inputs? तो जब हमने आपको बोला था ना कि स्कीम से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि उसके की प्रोविजन पूछेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यू आ रहा है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, जो हर्डल्स आ रहा है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये जो आपका 2015 का क्वेश्चन है वो जीता जाता एग्जाम्पल है, कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि भाई क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उसके साथ साथ क्या है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को तो कहते हैं इवेल्युएशन, इवेल्युएट, ओके। और ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। और उसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड्स लीडर समिट ऑफ COP26 UNFCCC एंड ये है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, एक पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहा है कि भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है UNFCCC की, उसमें जो इम्पोर्टेंट आउटकम्स आ रहे हैं, इंडिया क्या कुछ इनिशिएटिव ले रहा है उस कॉन्फ्रेंस में, ये भी महत्वपूर्ण है आपको जानना। जैसे अभी आपका COP28, COP29 ये सब लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है, तो इनके क्या आउटकम है, क्या कुछ इनिशिएटिव है, इंडिया ने क्या एक्शन लिया, इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया, ये सब पता होना चाहिए आपको आंसर में लिखने के लिए। यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आप देखिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का क्या पर्पज है जो COP26 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन 2021 में सिमिलर टाइप का, मेजर आउटकम ऑफ COP26 ऑफ UNFCCC, और कमिटमेंट भारत ने क्या किया। और आपको पता होगा कि जो आपका COP26 हुआ था, ग्लासगो समिट इसको कहते हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट भारत की तरफ से जो कमिटमेंट आया था पंच अमृत प्रिंसिपल, और पंच अमृत में डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, ठीक है, और भी 3 प्रिंसिपल थे। तो वो पंच अमृत प्रिंसिपल आज तक आपके आंसर राइटिंग में यूज होते हैं, और यूज होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे ये टारगेट है। एक है आपका कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, वो भी एक टारगेट है पंचामृत में। तो इस तरीके से आपको आंसर अप्रोच करनी है, इस तरीके से आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर से पॉइंट्स निकालने हैं, ऑब्जर्वेशन करना है, तभी जाके आप
सही से सही मायने में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज भटक रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट of the current status and targets to achieve the pertaining to renewable energy sources in the country and discuss in brief the national program on light emitting diode। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका मेन चीज यही है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, तो भारत की फिलहाल क्या स्टेटस है और भारत का जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने की दिशा में हम कहाँ खड़े हैं। और उसमें जो दूसरा डायमेंशन पूछा है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट इमिटिंग डायोड, इसके इम्पोर्टेंस को आप बताएंगे। अब यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, आप समझिए, ये तो चलिए हम डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है। यहाँ पर देखिए जो एलईडी का कंसेप्ट है, लाइट इमिटिंग डायोड, आप देखते हैं कि आजकल जो एलईडी आता है कितना है भाई, या तो 12 वाट है या 8 वाट है, 20 वाट है, ऐसे करके। लेकिन जब एलईडी नहीं आता था तो आप समझिए कि 100 वाट का बल्ब जलाया जाता था, और भारत की पॉपुलेशन आप जानते हैं कितना ज्यादा हाउस होल्ड है। तो ऐसे में हर घर में अगर 100 वाट का बल्ब जल रहा होगा, रोशनी उतनी ही, तो भाई कितना ज्यादा पावर कंज्यूम हो रहा था। और पावर कंज्यूम से डायरेक्ट आप पीछे लिंक करिए, कितना ज्यादा कोल का खर्चा आ रहा होगा, कोल बर्न हो रहा होगा, कितना ज्यादा इमिशन हो रहा होगा। तो कितना ज्यादा इनोवेटिव कंसेप्ट एलईडी का आ गया कि भाई एलईडी तो एक तो आपका क्या है कि इसमें कम वाट पर आपको अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स आ गए। ठीक है, यानी कि जो 100 वाट का बल्ब आपको लाइट देता था, जितना इंटेंसिटी देता था, वही अब आपको 12 वाट का दे रहा है। कितना बढ़िया है, कितना पावर हम बचा सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और अगर इसको ग्लोबल लेवल पर देखें तो इन्वायरमेंट को हो रहे नुकसान ड्यू टू जीएचजी को हम कम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये इनोवेटिव कंसेप्ट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो जीएचजी इमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये 2016 में इनिशिएटिव लाया गया था, लाइट इमिटिंग डायोड, और इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कि भाई आप बिजली ऑफिस में जाइए और कम दाम में आपको बल्ब मिलेगा और आप इसको लगाइए। तो एलईडी इसके माध्यम से काफी तेजी से पेनिट्रेट हुआ, अदरवाइज एलईडी का कॉस्ट ज्यादा आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर अच्छा रास्ता अपनाया लोगों में एलईडी को पेनिट्रेट करवाने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी जब चीजें बनती नहीं है तो इंसेंटिव या सब्सिडी देकर चीजें इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती है। ये भी अच्छा एक रास्ता होता है किसी भी सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को ग्राउंड जीरो पर लाने के लिए, कि भाई कभी कभी इंसेंटिव्स दे दो, इनिशिएटिव दे दो, आकर्षित हो जाएंगे लोग और लोग जरूर स्कीम का लाभ उठाएंगे। ओके, तो ये जो एलईडी का कंसेप्ट है, आपको नहीं लगता है कि इट इज लाइक सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये अच्छा कीवर्ड आपके लिए आ जाएगा कि चलो एक एलईडी पर एक्सपेरिमेंट हुआ, अब आप देखेंगे टीवी आ रहा है, अब आ रहा है फ्रिज आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ रहा है। ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स है, अगर इनमें एनर्जी इफिशिएंसी का कंसेप्ट ना लगाया जाए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी ये कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन इसमें एनर्जी इफिशिएंसी का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लगा दिया जाए तो भाई बहुत सारे एनर्जी बच सकते हैं, कम एनर्जी पर अच्छा सक्सेस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स से हमें प्राप्त हो सकता है ना। तभी आप देखते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 5 स्टार 4 स्टार, ये जो आप मार्किंग देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, क्या है ये, यही तो दर्शाता है कि भाई प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं। तो आपके घर में भी बिजली कम खर्ची होगी, पैसे भी बचेंगे, और अल्टीमेट गोल यही है कि भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम हो, कोल बर्निंग कम हो। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था आपका यूएनएफसीसीसी से ही रिलेटेड है कि भाई जो कार्बन क्रेडिट और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का जो तरीका है जिसके माध्यम से जो कार्बन क्रेडिट खरीदी जाती है, बेची जाती है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, तो
इसको मेंटेन रखना चाहिए। Despite there has been a massive slide in the value of carbon credit, discussed with respect to India's energy needs for the economic growth। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो दो कंसेप्ट है, कार्बन क्रेडिट और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वाला, क्योटो प्रोटोकॉल में ये कंसेप्ट आया था। तो इसकी एफिशिएंसी पर सवाल उठाया गया है कि भाई ये जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या इसको वे फॉरवर्ड कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसके जगह पर कुछ दूसरा कंसेप्ट आए। ठीक है, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में डिस्कस करना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये बेसिक कंसेप्ट 2012, पहले उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, सिमिलर और इजी क्वेश्चन होते थे, उतना ज़्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ, कंपटीशन भी एग्जाम में बढ़ा, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है काफ़ी बदलाव आ चुका है। उसमें अब आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और लिंकेजेज करने आना चाहिए वेरियस डायमेंशंस को। ठीक है, नहीं तो पहले क्या था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट क्या है, तो एक्सप्लेन करिए, कंपेरिजन कर सकते हैं और इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या वे फॉरवर्ड देंगे आप, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि इस टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसके अंतर्गत क्या आउटकम हो रहे हैं, भारत का क्या कुछ कमिटमेंट किया गया है, भारत की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया है, इन सब पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कुछ अगर मुद्दा UNFCCC में डिबेटेबल रहा, भारत की तरफ से सहमति नहीं बनी, तो उन डिबेटेबल मुद्दों को भी पकड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बस ध्यान रखें। तो ये हमने पूरा PYQ का सीरीज डिस्कस किया इस टॉपिक से रिलेटेड। बस 2023 और 2024 का हमने नहीं डिस्कस किया है, उसको हम कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन कोशिश करिए कि आप पेपर उठाएं 2024 का और देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंट में इस टॉपिक से, और क्या जो डायमेंशंस पूछे गए हैं उस डायमेंशंस में कुछ बदलाव है या फिर सिमिलर डायमेंशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तब आपको पता चलेगा कि तैयारी कितने डेप्थ में करनी है, कितने डायमेंशन में करनी है। ओके, तो इस PYQ के एनालिसिस से हमने कुछ पॉइंट्स जनरेट किए हैं जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मदद आपको करेगा आपकी तैयारी में। ठीक है, जैसे पहली बात तो ये है कि रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक हमने बता ही दिया है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है डायमेंशंस ब्रॉड करके। तो इसलिए आप ऐसे टॉपिक को जब भी आप न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ते हैं, सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, कोई डिबेट डिस्कशन देख रहे हैं तब वहाँ पर सुनते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि कुछ अगर अनोखे पॉइंट्स हैं तो आप उसको जोल्ट डाउन करेंगे और आप उसे लिंक करेंगे। ठीक है, दूसरा है क्या वेरियस डायमेंशंस ओपन करिए टॉपिक का। जैसे यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बताया था कि क्वेश्चन तो चलो ठीक है कंपैरिजन करके पूछ लिया, लेकिन कल को कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि बार बार ये कंपैरिजन ही पूछेंगे। EIA के अनदर डायमेंशन से, जैसे EIA को कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। उसके बाद EIA का क्या रोल हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो इस डायमेंशन में भी टच कर सकते हैं UPSC। इसलिए कभी कोई आर्टिकल आएगा इस टॉपिक पर देख लेंगे आप और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। इस मैगजीन में सब कुछ तो नहीं किया जा सकता ना, इस मैगजीन में तो जो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं एक्ट के, उसको देखा दिया गया है, लिख दिया गया है, लेकिन करंट से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर एक खास बात जो मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ, कीवर्ड इंजेक्शन। यहाँ पर ना जाने कितने कीवर्ड्स आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मिले हैं। एक है आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर आप देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ओके, फिर आप देखिए जल शक्ति अभियान, फिर देखिए वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी, फिर आप देखिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फिर आप देखिए
नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ UNFCCC, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ अनदर पॉइंट्स आपको बताऊंगा। फिर आप देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट इमिटिंग डायोड, कार्बन क्रेडिट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ओके, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो इस कीवर्ड्स को आप नोट डाउन करिए अलग से, ठीक है, और इन कीवर्ड्स को आप लिंक करिए, क्योंकि ये यूपीएससी की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है, दिया गया कीवर्ड्स है। तो आपके इंट्रोडक्शन, आपके कंक्लूजन, आपके बॉडी पार्ट्स में आराम से आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, भाई क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए भारत की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या पॉल्यूशन को निपटने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ना, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, भारत ने लॉन्च किया। फिर आप एलईडी का इनिशिएटिव लिख सकते हैं, किस प्रकार से ये एनर्जी के डिमांड को बैलेंस करने का प्रयास करता है, ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी प्रमोट करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड आ गया तो जल शक्ति अभियान का नाम लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन से फिर आ गया तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो आप मल्टीपल डायमेंशन पर यूज कर सकते हैं। इतने सारे कीवर्ड आपको यूपीएससी का क्वेश्चन में मिल रहा है, तो कोई मामूली बात नहीं है, नोट डाउन करिए और एक पेज में आप इसको लिख के चिपका दीजिए इस टॉपिक के साथ, और फिर आंसर राइटिंग जब करेंगे तो एक दूसरे से जोड़ना शुरू करें, लिंक करना शुरू करें, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, फॉर श्योर, फॉर गारंटी। और आप ये जरूर करें, जब तक आप कंठस्थ तरीके से इन कीवर्ड्स को विभिन्न टॉपिक्स, विभिन्न सब्जेक्ट्स में लिंक करना ना सीख जाएं। ओके, तो ये था कुछ बेसिक ओवरव्यू कीवर्ड इंजेक्शन का, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया, इंटीग्रेट एंड लिंक इनटू योर मेंस, आंसर राइटिंग, एथिक्स में लिंक करिए, एसे में लिंक करिए, एनवायरनमेंट के टॉपिक में लिंक करिए, केस स्टडी में लिखिए, और सोचिए कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, जहां जहां यूज हो सकता है वहां वहां आप यूज करिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि कहाँ यूज करना है, ठीक है। एंड यूज द सिमिलर अप्रोच टू जज द 2024 मेंस पेपर, ये मैंने आपको बताया है। उठाइए पेपर अभी, जस्ट पॉज करके वीडियो, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद देखिए कि जो हमने डिस्कस किया है और जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, क्या आप लिंक कर पा रहे हैं, क्या आप डायमेंशंस को समझ पा रहे हैं, और क्या इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। डेफिनेटली ये कार्य करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, और अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर लाइक तो बनता है मित्रों, लाइक के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी में मदद कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ज्वाइन क्लिक कर सकते हैं, आप हमारे मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको हमें कुछ पे करना है तो यूपीआई आईडी है हमारा manish.raj7530@OKICICI, तो उस पर भी आप पैसे भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। तो आपसे गुजारिश है, आप जरूर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करिए। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको पढ़ने का तरीका कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, कितना ज़्यादा आनंद लगेगा, क्योंकि हमने पीवाईक्यू डिस्कस किया है, डायमेंशंस आपको पता है, और क्या डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया। अब आराम से सुनिए लेक्चर, है कि नहीं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो, त्रुटि हो, समस्या हो, लिंकेज करने में परेशानी आ रही है, वी आर हियर फॉर योर हेल्प, और हम आपकी मदद करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और इसके अंतर्गत हम कंजर्वेशन एफर्ट्स देखेंगे कि क्या क्या लिए जाते हैं। एक तो लॉ के लेवल पर, योजना या स्कीम के लेवल पर, नेशनल लेवल आ जाएगा इसमें, इंटरनेशनल लेवल आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शांत मन से, और सुनते वक्त आप थोड़ा सा
फोकस्ड रहें, केंद्रित रहें, इससे एक एक वर्ड आपके अंदर घुसती चली जाएगी। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई जो इन्वायरमेंट में नेगेटिव कंसर्न्स फैल रहे हैं, पॉल्यूशन का हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, तो इसको डिग्रेड होने से बचाना है, कंजर्व करना है, और ऐसे ही कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल लेवल पर किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर किया जा सकता है, गवर्नमेंटल लेवल पर किया जा सकता है। गवर्नमेंटल लेवल पर तो ही हम देखने वाले हैं, जो वेरियस रूल्स रेगुलेशन है वो गवर्नमेंटल लेवल पर ही होगा। ओके, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, हाइड्रोलॉजिकल इश्यू, वाटर पोल्यूशन भी कह लीजिए, ओजोन डिप्लेशन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, डिफॉरेस्टेशन की समस्या है, डेजर्टिफिकेशन की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, और ये सब अच्छे अच्छे कीवर्ड है। ठीक है, और अगर इसको ठीक नहीं किया तो क्या होगा भाई, इतना सारा चिल्ला चिल्ला कर हमने आपको बताया कि इम्पैक्ट क्या होगा, ह्यूमन के हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट होगा, क्लाइमेट पर इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस आएगी। ठीक है, इसलिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सस्टेनेबल फ्यूचर, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर द सस्टेनेबल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो अगर आज हम पॉल्यूशन को कंट्रोल ना करें तो कल को ऑक्सीजन पाना भी मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। अगर हम वाटर कंजर्वेशन ना करें, वाटर को पॉल्यूशन से ना बचाए, तो कल को पीने पर क्राइसिस आ जाएगी। आज आप देखिए ना, रिवर कितना ज्यादा पोल्यूट हो रहे हैं। पहले रिवर के पानी को ही पी लिया जाता था, अब आप पी सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? काफी ज्यादा पोल्यूशन आ रही है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डाले जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके कूड़े कचरे घर से निकलते हैं उसको रिवर में थ्रो कर दिया जाता है। बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इसलिए जरूरी है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन वेरियस फील्ड्स। अब आप देखिए क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यहाँ दिया गया है। सबसे पहली बात तो प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी। पॉल्यूशन अगर होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, तो भाई जो भी आपके इकोसिस्टम है, यूनिक इकोसिस्टम, जैसे कोरल्स हो गए, मेराइन इकोसिस्टम का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोरल। कोरल भाग जाएगा, एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके मेराइन स्पीसीज है वो बेसिकली उतने ज्यादा एडोप्टेबल होते नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लैंड पर बहुत सारी यूनिक स्पीसीज हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो रेड लिस्ट का डाटा निकाला जाता है IUCN के तरफ से, तो आप उनके रिपोर्ट भी मेंशन करेंगे कि आप बताइए कि भाई पिछले 50 सालों में कितना स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुआ है, तो उसका डाटा आप कोट कर सकते हैं आंसर में। उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे होता है भाई, आप समझिए कि जो हमारा कोस्टल एरियाज है, ठीक है, सुंदरवन वाला इलाका ले ले या फिर आंध्र प्रदेश वाला इलाका ले ले, यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स मिल जाते हैं। मैंग्रोव्स की खास बात यह है कि भाई इकोटोन रीजन में ये ग्रो करते हैं, ट्रीज की तरह ही होते हैं। आप थोड़ा वीडियो देख लेंगे, इमेज देख लेंगे, और ये क्या करते हैं कि अगर काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला सी वेव आ रहा है, या फिर साइक्लोन आ रही है, या फिर अर्थक्वेक के कारण सुनामी आ रही है, तो फिर जो वेव्स है ना उसके इम्पैक्ट को स्लो डाउन कर देता है एज ए नेचुरल बैरियर, कि भाई आओ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे से पहले गुजरो, तब तुम आप इनलैंड में जाओगे, तब तुम लैंड मास की तरफ मूव करोगे। पहले ही इसको कमजोर कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो कोस्टल पॉपुलेशन रहते हैं, कोस्टल हैबिटेट है वहां पर, वो कंजर्व हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है डिजास्टर रिस्क से। ठीक है, वो भी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एफोरेस्टेशन करते हैं तो ग्रीनरी और ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर लैंडस्लाइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई एफोरेस्टेशन है तो फिर लैंडस्लाइड को रोकने में मदद करता है। बहुत सारी चीजें, जितना आप लिंक करें उतना मजा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, दवाई हो गया, ठीक है, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जो आपके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, बहुत सारे जो गाछ वृक्ष होते हैं
उनके जो फल हम खाते हैं तो वहाँ से भी मिल जाता है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया, है ना? तो फिल्ट्रेशन का भी काम होता है। फिर कोस्टल वेटलैंड एंड मैंग्रोव, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर देखिए श्रिंकिंग ऑफ रिसोर्स बेस ऑफ मेजर इंडस्ट्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो है ही। उसके बाद हेल्प इन सेफगार्डिंग द इकोसिस्टम, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आपका जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है मदद करता है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगी और जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं पॉल्यूशन रिलेटेड क्या रूल्स है, रेगुलेशन है इंडिया में, और उसके बेसिक बेसिक डिटेल में हम देखेंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर आपको फिर करंट अफेयर्स या फिर अलग से आपको सहारा लेना पड़ेगा। जो आपके वाटर पोल्यूशन एक्ट है, इसके कुछ कमी आपको निकाल के रखनी पड़ेगी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसकी कमी को डायरेक्ट अपने कॉपी पर चिपका सके मेंस आंसर राइटिंग के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ बेसिक फीचर्स बताए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन रिलेटेड में आ जाते हैं। सबसे पहले हम वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए क्या रेगुलेशन है, तो है आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसको आप लिख सकते हैं, वैसे तो नाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया जाता है, इसके माध्यम से क्या नाम है आपका, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेंट्रल लेवल पर आप देखेंगे तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये है आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या करते हैं, तो वाटर से रिलेटेड अगर पॉल्यूशन होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट को रिवर में बहा रही है, कोई लेक में बहा रही है, तो भाई ऐसे में तो वहाँ का वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब सिर्फ वाटर ही पॉल्यूट नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंच सकता है, वहाँ पर जो फिश स्पीसीज है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो भाई रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना कि भाई आप बिना परमिशन के इफ्लुएंट डिस्चार्ज नहीं करेंगे, आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। और अगर आप उस स्टैंडर्ड के बियॉन्ड गए तो आप पर पनिशमेंट की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, आपके इंडस्ट्री को शट डाउन भी किया जा सकता है। तो उसके लिए एक अथॉरिटी चाहिए, उस अथॉरिटी का नाम नेशनल लेवल पर सीपीसीबी दे दिया गया है और स्टेट लेवल पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे दिया गया है। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन भी होता है, जितना बेहतर कोऑर्डिनेशन उतना इम्पैक्टफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स रेगुलेशंस। ओके, उसके बाद देखिए क्या काम करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉर्मुलेट्स पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट्स विद डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं तो पता चला कि भाई रिसोर्स डुप्लीकेशन, सीपीसीबी भी अपने दुनिया में एक्शन ले रही है, एसपीसीबी भी अपनी दुनिया में एक्शन ले रही है, पता चला पैसे भी खर्च हो रहे हैं, काम तो वही हो रहा है और काम में गड़बड़ी हो जाती है। कभी कभी 50 दिमाग लगाने से काम बनती नहीं, बिगड़ जाती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। सिलोज में नहीं काम करना है बल्कि कोऑर्डिनेशन में काम करना है। उसके बाद देखिए कंट्रोल ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री है जो अपने सीवेज डिस्चार्ज कर रही है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रही है, तो भाई डिस्चार्ज करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस क्यों लिया जाता है, ताकि इन कंपनीज पर, इन इंडस्ट्रीज पर निगरानी रख सके कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। इनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोली जाती है, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट होगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, फीस फाइन देने पड़ेंगे, इसलिए ये आपका किया जाता है। और फिर ये जो अथॉरिटी है इनको पावर भी है कि जो वाटर के सैंपल है, चाहे लेक से ले लिया, चाहे ग्राउंड वाटर का सैंपल ले लिया, या फिर रिवर का सैंपल ले लिया, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और उस हिसाब से अगर पॉल्यूशन है तो उसको टैकल करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी ला सकते हैं। ओके, टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। अभी आप देखिए कि यमुना में फिर से जैसे जैसे ठंड आ रही है, वाटर पॉल्यूशन की समस्या दिख रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्लेम गेम खेले जाते हैं कि भाई साफ करेंगे तो केंद्र सरकार, एक बोलता है कि नहीं भाई केंद्र सरकार क्यों करेगा, राज्य सरकार करेंगे। भाई यहाँ पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है ना, यहाँ केंद्र और राज्य के बीच
लड़ाई झगड़ा करने से समाधान तो नहीं मिलेगा, बढ़िया ही कोऑर्डिनेशन कर लो ना, कोऑर्डिनेशन कर लो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन ये होता नहीं है ना, यही तो दिक्कत है, इलेक्शन, यही तो पॉलिटिक्स होता है। नहीं तो समस्या समाधान हो जाए अगर कोऑर्डिनेशन हो, दिक्कत यही आती है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा तो लगेगा कि भाई क्रेडिट दूसरा ले लेगा, हम जो है वो कर रहे हैं, वो पार्टी नहीं कर रही है ना, तो ऐसे ब्लेम गेम भी चलता है। तो पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को प्रभावित कर देता है। ये जीता जाता एग्जाम्पल हम देखते हैं न्यूज़पेपर में। ओके, उसके बाद इन्फोर्समेंट देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो चाहे तो क्लोज डाउन कर सकता है, बंद कर सकता है इंडस्ट्रियल प्लांट्स को दैट आर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स रेगुलेशंस और द स्टैंडर्ड्स गिवन और मेंशन अंडर द प्रोटोकॉल। ओके, इतना हमने डिस्कस किया। अब आते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। अब आप समझिए कि लिंक कर सकते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 का लेटेस्ट न्यूज है। तो देखिए इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा पावर दी गई है कि वो चाहे तो कुछ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फॉर फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग इट। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये जो एक्ट है इसमें डायल्यूशन देखने को मिला वाया दिस अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पशन बात किया जा रहा है। क्यों भाई, हो सकता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एग्जाम्पशन दिए जा रहे हो। बहुत सारी इंडस्ट्री इसलिए भी नहीं आते हैं कि अपने ब्रांच खोलते हैं कि इनको बहुत सारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। तो भाई एग्जाम्पशन दे देंगे तो इंडस्ट्री आ जाएंगी, इंडस्ट्री आ जाएंगी तो ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये सब होता है। तो कभी कभी डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट के बीच जो डिबेट है ना, दिख जाती है हमें, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ नॉमिनेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड गाइडलाइंस भी इश्यू कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट regarding grant refusal cancellation of consent by any state board for establishment of any industry operation treatment। और खास बात एक है ये है कि एजुकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो क्या करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी प्लांट्स है जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उस इंडस्ट्री को मॉनिटर कर सकते हैं, इंक्वायरी बिठा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद वही बात है कि भाई अगर आप वायलेशन करते हैं रूल्स रेगुलेशंस का तो पेनल्टी लगेगा। देखिए फीस अच्छा खासा है, 10,000 से 15 लाख के बीच एक्सटेंड हो सकता है। और ये जो पेनल्टी में पैसा आएगा ये कहाँ को जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड। क्या काम करता है ये फंड, भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में ये खर्च करेगा। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड अच्छे से ध्यान रखना है फिल्म्स के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसे क्रिएट किया गया है। और अब इंडस्ट्री को अपील करना है भाई डिसीजन के, इंडस्ट्री को लगेगा कि भाई ये तो जबरदस्ती हो रहा है, अपील करना है तो कहाँ कर सकते हैं, एनजीटी के पास। और प्रीलिम्स के लिए आप एनजीटी अच्छे से तैयार रखेंगे। आप यहाँ पर देखिए एक एनजीटी भी कीवर्ड आ गया है, तो अगर आपको कुछ लिखना हो मीन्स एंसर राइटिंग में कि क्या कुछ किए जाते हैं तो एनजीटी को भी आप मेंशन कर सकते हैं। एनजीटी का कुछ ऑर्डर्स भी आया था, उसको भी आप एज ए रेफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एयर पोल्यूशन की तरफ। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और इसको भी 1987 में अमेंड किया गया था। अमेंड करने का पर्पज आप समझिए कि जो एयर पोल्यूशन एक्ट है ना, इसमें आपका सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं क्रिएट किए गए हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। इसको क्रिएट किया गया है वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत, लेकिन ये जो अमेंड किया गया इसके तहत इनको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल, रेगुलेट, मॉनिटर करने का पावर दिया गया वाया द अमेंडमेंट 1987। तो इसीलिए, और यहाँ पर यूपीएससी ट्रैप फंसाती है आपको प्रीलिम्स में कि आपको दे दिया जाता है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट। नहीं, वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया है।
ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और ये जो आपका एक्ट लाया गया, इट वाज एन इनिशिएटिव बाय पार्लियामेंट, ताकि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, इसका अलग नाम भी है, तो उसके बातों को इम्प्लीमेंट किया जा सके कि उस समय जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आने लगे थे। वियना, ओजोन, ये सब इश्यू अब डगमगाने लगे थे, मतलब इस पर अब सहमति होने लगी थी कि हाँ भाई, पॉल्यूशन भी एक समस्या है। तब से आपका शुरुआत है इन्वायरमेंट के फील्ड में कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या किए गए हैं। एक तो एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो एक्ट है, इट ऑल्सो एम्पावर्स द सीपीसीबी एंड एसपीसीबी कि वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सिटी में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करते हैं। उसके बाद कंसेंट रिक्वायरमेंट, ये हमने आपको बता ही दिया है, मतलब ये कि इंडस्ट्री विच आर ऑपरेटिंग विद इन द डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, तो उनको भाई कंसेंट या फिर सिंपल कहो कि लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इमिशन स्टैंडर्ड्स भी ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी इंडस्ट्री कितना इमिशन करेंगी, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर इमिशन होता है तो मान के चलिए कि भाई इन्वायरमेंट को तो खूब नुकसान होगा, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? पीपल, लोग नहीं ना। इसीलिए एक प्रॉपर इमिशन स्टैंडर्ड्स लाए जाते हैं कि भाई इतना इमिट करो, इससे ज्यादा करोगे पेनल्टी लगेगा, ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद देखिए पावर टू टेस्ट एंड एनालाइज, तो एयर एयर में जो भी इम्प्योरिटीज है उसको टेस्ट कर सकते हैं, और ये तो होता ही है। विभिन्न जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं टू मॉनिटर द पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और फिर ये इन्फोर्समेंट भी करेंगे। और ये आप देखिए कि इट कैन क्लोज डाउन द इंडस्ट्रियल प्लांट्स दैट वर फाउंड टू बी डिफॉल्टिंग और वायलेटिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। तो ये आपका सिंपल सिंपल प्रोविजंस है, इसलिए मैंने आपको बताया। इससे काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर और क्या कुछ करेंगे, आप ढूंढेंगे कि एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए और क्या क्या लेटेस्ट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, है ना। जैसे आप देखिए दिल्ली में क्या है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान है, ठीक है, ये दिल्ली के लिए है, दिल्ली एंड आसपास के एरिया के लिए। अब नेशनल लेवल पर देखिए और क्या क्या लिए जा रहे हैं। ओके, जैसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जा रहा है, तो वो सब आप लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए रिन्यूएबल्स को प्रमोट किया जा रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एग्जांपल लिख सकते हैं आप। ओके, और फिर आप देखिएगा एफोरेस्टेशन का टारगेट भी है पंचामृत में। उसके बाद ई व्हीकल्स है ना, ई व्हीकल्स है, हाइब्रिड बसेस चलाई जा रही हैं। उसके बाद जो रोड है, रोड के आसपास की एरिया में एफोरेस्टेशन किया जा रहा है, ताकि जो भी इमिशंस हो गाछ वृक्ष उसे एब्जॉर्ब कर ले। ओके, और एक तो पनिशमेंट के लेवल पर भी होता है कि कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा पनिशमेंट कर रही है, मतलब पनिशमेंट नहीं, कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा इमिशन कर रही है तो फिर उस पर पेनल्टी लगाया जा सकता है। काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री हो गई तो फिर उसको क्लोज डाउन भी किया जा सकता है। और फिर एक देखेंगे कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्निक का भी कंसेप्ट आता है। तो ये सब बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, आपको रिकॉल करना है, मैगजीन में इन्हीं सब इनिशिएटिव को पकड़ना है, आपका काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर में भी इसी प्रकार के इनिशिएटिव्स पकड़िए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा डिस्कस किया फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड आई डू रिक्वेस्ट कि आप पीवाईक्यू को देखे बिना आप आगे ना बढ़ें, प्रॉपर पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए, डायमेंशंस खोलिए, लिंकेजेस कीजिए, आपका आंसर राइटिंग बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मजा आएगा लिंकेजेस करने में। और फिर हम अगले लेक्चर में इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स एंड पॉलिसी जो कि इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी देखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आप चिंता ना करें, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो टॉपिक है ना वो अलग से ही है, तो हम उसको डिटेल से देखेंगे क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर है कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है। फिर आप देखिए इंटरनेशनल एफर्ट क्या किए जा रहे हैं, तो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ये आप रेफरेंस के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अर्थ समिट हुआ था, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखना है हमें। तो ऐसे करके आपको
चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन का लेक्चर है ये, और ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो और मजेदार टॉपिक है और आसान टॉपिक है, अच्छा लगेगा। सो बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, आपका रिजल्ट होगा फॉर श्योर। और लिंकेजेज करना ना भूले। इसी बात पर वीडियो को एंड करें और 2024 का पेपर उठाएं और देखें कि इन्वायरमेंट के फील्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और आप कितने डेप्थ पर जा सकते हैं, कितने पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।